Hello, everybody. I hope you all are doing absolutely amazing. My name is CA Siddharth Mehta, and welcome you all to the revision series of Strategic Management. This is part 2 of Strategic Choices, and let's start our revision. So today we are going to discuss about strategic exit and strategic option. सर स्ट्रैटेजिक एग्जिट यानी क्या? स्ट्रैटेजिक एग्जिट यानी आपकी तीसरी स्ट्रैटेजी रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी जो है आपकी तीसरी इन ग्रैंड और डायरेक्शनल। पहली थी स्टेबिलिटी, दूसरी थी ग्रोथ और एक्सपांशन, तीसरा था रिट्रेंचमेंट और चौथा था कॉम्बिनेशन। तो आज हम पहले रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, विच इज नथिंग बट स्ट्रैटेजिक एग्जिट। यहाँ पे कैसा होता है कि तुमने तुम्हारे एक्सटर्नल एनवायरमेंट को एनालाइज किया, तुमने तुम्हारे इंटरनल एनवायरमेंट को एनालाइज किया और तुम्हें समझा यार कंपनी सही से काम ही नहीं कर रही है, कंपनी में बहुत ज्यादा लॉसेस हो गई है, परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लोज है, कंपनी के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अनकॉम्पिटिटिव है, और इवन दो कंपनी को अगर अपने प्रोडक्ट को बदलना है, टेक्नोलॉजिकली अपडेट करना है, तो उनके पास फंड्स ही नहीं है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, एम्प्लॉइज छोड़ के जा रहे हैं, हाई एम्प्लॉय टर्नओवर हो गया है। तो ये सारी सिचुएशन में तुम्हें रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है टू रिड्यूस योर ऑपरेशन। So strategic exit refer to a decision when an organization significantly reduces its scope of operation to deal with serious problem. तो रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी में ना तुम्हारे पास तीन ऑप्शंस रहेंगे, तुम्हारे पास तीन टाइप के स्ट्रैटेजी रहेंगे जो तुम तुम्हारे बिजनेस में लगा सकते हो। सबसे पहला रहता है टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी कहता है कि तुम तुम्हारे बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना उनको समझो, उनके रूट कॉज को समझो और उस पर काम करना चालू करो और खुद के कंपनी को फिर से बिल्ड करो। फोकसेस ऑन इंप्रूविंग द इंटरनल इफिशिएंसी टू रिवर्स डिक्लाइन, इसको हम कहते हैं टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। दूसरा रहता है डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बोलता है कि अगर तुम्हारे बिजनेस में ना बहुत सारे यूनिट्स है, बहुत सारे डिविजन्स है, अगर अलग अलग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स है, तो देखो कि कौन सा स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, कौन सा डिवीजन सही से काम नहीं कर रहा है, कौन से डिवीजन से तुमको ज्यादा लॉसेस आ रहे हैं जिसकी वजह से ओवरऑल फाइनेंसेस ऑफ अ कंपनी खराब हो रहे हैं, तो तुम उस डिवीजन को बेच दो। इसको कहते हैं डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। ये सेम चीज पेटीएम ने की थी। अब पेटीएम का कोर बिजनेस था फाइनेंशियल सर्विसेज, बट उन्होंने एक टिकटिंग बिजनेस का भी चालू किया था, ऑनलाइन मूवी के टिकट्स वगैरह देते थे, इवेंट्स के टिकट बेचते थे। बट वो बिजनेस ऐसा था ना जहाँ पे मार्जिन बहुत कम था, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ज्यादा था, उनको कैशबैक के ऑफर्स देने पड़ते थे, मार्केटिंग में बहुत ज्यादा स्पेंड करना पड़ता था। तो इसमें ऐसा हो रहा था ना कि उनका बहुत ज्यादा ध्यान टिकटिंग बिजनेस में लग रहा था जिसमें मार्जिन बहुत कम है, और जो उनका कोर बिजनेस था उसमें इतना ध्यान नहीं देने आ रहा था। इसलिए उन्होंने अपने एक बिजनेस यूनिट को बेच दिया टू जोमेटो एट 1500 करोड़ डील, और उससे जो भी पैसा है वो अपने कोर बिजनेस में लगाए। तो इसको कहते हैं डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। इन्वॉल्व्स सेलिंग और क्लोजिंग लॉस मेकिंग यूनिट्स, रिड्यूसिंग द प्रोडक्ट लाइन और स्केलिंग डाउन द ऑपरेशन। और तीसरा रहता है लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी, मतलब तुम तुम्हारे बिजनेस को ही बंद कर रहे हो, तुम तुम्हारे एक यूनिट को ही बंद कर रहे हो, उसको हम कहते हैं लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी। फाइनल ऑप्शन वेयर द ऑर्गेनाइजेशन अबेंडन्स द ऑपरेशन कंप्लीटली, मतलब तुम तुम्हारे पूरे बिजनेस को ही बंद कर दिए, एंड शट डाउन। तो ये तीन ऑप्शंस रहते हैं तुम्हारे पास। अभी हमारे सिलेबस में लिक्विडेशन के रिगार्डिंग कोई चीजें कवर नहीं की है, बस टर्न अराउंड और डाइवेस्टमेंट के रिगार्डिंग चीजें कवर की है। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। सो टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी को बिना इंटरनल रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी भी कहा गया है। अगर क्वेश्चन में इंटरनल रिट्रेंचमेंट बोला है तो वो टर्न अराउंड के बारे में ही बात कर रहा है। हमने अभी जस्ट देखा कि टर्न अराउंड मतलब कि कंपनी के जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना कंपनी में, उनको समझो, उनके ऊपर काम करना चालू करो और कंपनी को रिबिल्ड करना चालू करो। बट सर ये टर्न अराउंड लगाते कब है? टर्न अराउंड तब लगाते हैं जब तुम्हारी कंपनी में ऐसे कुछ तो सिग्निफिकेंट क्राइसिस हो गई है जिसको अगर कंपनी ने अभी इंप्रूव नहीं किया ना, तो फिर कंपनी ऐसे सिचुएशन में आ जाएगी जहां पे उनको वो यूनिट को बेचना तो पड़ेगा, डाइवेस्ट तो करना पड़ेगा, तो कंपनी को बंद करना पड़ेगा, कंपनी को लिक्विडेट करना पड़ेगा। So turnaround becomes necessary when the company faces a significant crisis that severely affects its operation and performance. It is typically adopted when survival is the immediate goal before growth can be pursued. तो सर ऐसे कौन सी सिचुएशन है जहां पे हमको लगेगा कि यार ये सिग्निफिकेंट क्राइसिस है? उसके लिए आईसीएआई ने 6 पॉइंट्स दिए है। डेंजर सिग्नल्स इंडिकेटिंग नीड फॉर टर्नअराउंड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैसा होता है आईसीएआई क्या करता है, इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस तो पूछेगा, मतलब इसको और किसी के साथ क्लब करके क्वेश्चन तो पूछेगा, नहीं तो ये पॉइंट्स को ना क्वेश्चन में मेंशन करेगा और आपको पूछेगा कि अगर कंपनी ये सिचुएशन फेस कर रही है तो फिर कंपनी ने कौन सी स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए। और अगर आपको ये पॉइंट्स दिख रहे हैं क्वेश्चंस में तो आपको समझना चाहिए कि कंपनी को टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो। अगर कंपनी में बहुत ज्यादा नेगेटिव कैश फ्लो हो रहे हैं, अगर कंपनी ने अभी कुछ काम नहीं किया ना तो फिर कंपनी कैश ब्लॉक हो जाएगी, कंपनी के पास कुछ कैश ही नहीं बचेगा अपने क्रेडिटर्स को देने के लिए, अपने एम्प्लॉइज को देने के लिए।
सेकंड इज डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर, कंपनी का धीरे धीरे मार्केट शेयर कम होते जा रहा है। फिर अगर कंपनी ऐसे सिचुएशन में आ रही है जहां पे वो लॉस मेकिंग बन रही है, नहीं तो मार्केट शेयर उनका बिजनेस कम होते जा रहा है। थर्ड इज ओवर स्टाफिंग, हाई एम्प्लॉय टर्नओवर और लो मॉडल। ओवर स्टाफिंग की वजह से कंपनी का अननेसेसरी खर्चा बढ़ गया है, एम्प्लॉयज बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं। लो एम्प्लॉय मॉडल मतलब एम्प्लॉयज इतने मोटिवेटेड नहीं है तुम्हारी कंपनीज में काम करने के लिए। फोर्थ वन इज अनकम्पिटिटिव प्रोडक्ट और सर्विसेज। भाई तुम आज पूरा जमाना टच स्क्रीन पे आ गया और आज तुम कीपैड के मोबाइल्स बेच रहे हो जिसमें कुछ फंक्शंस भी नहीं है। पूरे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तुम्हारे पास कुछ लेटेस्ट प्लांट एंड मशीनरी नहीं है जो इफिशिएंटली गुड्स को प्रोड्यूस करे, तुम अभी भी जो पुराने मशीन से उसी को यूज कर रहे हो। एंड द लास्ट वन इज मिस मैनेजमेंट। बाकी की सारी चीजें सही है बट तुम्हारे कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं ना वो सही से डिसीजन ले ही नहीं रहे। सो व्हाट आर द डेंजर सिग्नल्स for need which shows the need for turnaround? The very first one is persistent negative cash flow, the second one is declining market share, the third one is overstaffing, high employee turnover or low morale, the fourth one is uncompetitive product or services, the fifth one is poor physical infrastructure, and the sixth one is mismanagement. Exam point of view very important. तो फिर हम टर्न अराउंड में करते क्या है सर, हम टर्न अराउंड में ये प्रॉब्लम्स को समझते हैं और अगर हमें लगा कि नहीं यार मैनेजमेंट को बदलना है तो मैनेजमेंट को बदल देंगे। ऐसा लग रहा है कि भाई कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, एम्प्लॉइज को बहुत ज्यादा हायर कर लिया था, उसकी वजह से कॉस्ट ज्यादा हो रहा है, तो फिर अभी कॉस्ट को कम कैसे करेंगे उसके ऊपर सोचेंगे। भाई बाकी चीजें सही है बट कंपनी का रेवेन्यू बिल्ड नहीं हो रहा है, मार्केट शेयर धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो फिर अभी रेवेन्यू को फिर से बिल्ड करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचेंगे, रेवेन्यू जनरेशन के बारे में सोचेंगे। एक्सटर्नल प्रेशर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं यार तो उसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे उसके बारे में सोचेंगे। फिर ये सारे प्रोसेस में ना थोड़ा टाइम जाता है आपको, तो आपको ना आपकी क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए तो आपके पास कैश रहना चाहिए, जो एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, रेंट देना होगा, उसके लिए तो आपको कैश लगेगा ना। तो वो कैश के लिए आप देखो कि आप अपने एसेट्स को बेच सकते हो क्या। एंड हियर यू विल बेटर इंटरनल कोऑर्डिनेशन। अब जो इंटरनल कोऑर्डिनेशन है टर्न अराउंड लगाने के बाद आप सही से करोगे। एंड इनिशियल क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग स्टेप्स, मतलब धीरे 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 आप स्टेप्स लोगे जिससे आप अपने अपने इंटरनल इफिशियंसी को, सब इंटरनल कोऑर्डिनेशन अच्छा करोगे जिससे आपको इफिशियंसी अचीव होने में मतलब थोड़ा कंपनी आपकी सही से और स्मूथ से रन करना चालू कर दे। ठीक है, सो व्हाट इज द एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड। अगर मुझे टर्न अराउंड लगाना है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करता है ऐसी है, डायरेक्टली इसके ऊपर तो क्वेश्चन पूछेगा, ये तो इसका और इसका क्लब करके आंसर एक क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अभी जब मैं ये समझाने के बाद आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा तब ये सारे क्वेश्चन से आपको गो थ्रू करवाऊंगा। ठीक है, सो व्हाट इज द एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम्स। Begin by identifying the root cause of decline and assessing the extent of damage. पहले तो ये तो समझो कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है, किस चीज के वजह से तुम्हारी कंपनी लॉसेस में, कैश फ्लो ब्लॉक्ड है, प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है या बहुत ज्यादा कॉस्ट आ रहा है। कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए देखना है क्या देखना है, प्रॉब्लम क्या है पहले वो समझो और उसका डैमेज कितना हो रहा है वो देखो। सेकंड, एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान। प्रिपेयर अ स्ट्रेटेजिक प्लान विद क्लियर गोल्स एंड फंक्शनल एक्शंस। जब भी ये तुम स्ट्रेटेजिक प्लान बनाओगे ना तब कंपनी के कोर वायबल बिजनेस को समझना, उस पर कुछ भी इंपैक्ट ना आए ये देखना। एंड असेस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। जैसे तुम्हें स्टेप 1 में समझा कि कंपनी की आज ऐसी सिचुएशन है बिकॉज कंपनी के नेगेटिव कैश फ्लोज बहुत ज्यादा है और परसिस्टेंटली नेगेटिव कैश फ्लोज ही है। तो अभी अगर मुझे कैश फ्लो सही से करने होंगे, थोड़ा कैश चाहिए होगा, तो क्या कर सकते हैं अपन, तो फिर अच्छा मैं ना मेरे एसेट्स को बेच सकता हूँ। तो अगर एसेट्स को बेच दिया फिर भी इतना कैश नहीं आएगा, मुझे तो लोन लेना पड़ेगा। आप प्लानिंग करना चालू करो, अपने फंक्शनल एक्शंस भी लगाओ, मतलब अपने फाइनेंस हेड को बोलो कि अगर मुझे एसेट बेचने तो कौन से रेट पे बेचे, अगर लोन लेना है तो कौन से रेट पे लेना सही होगा। फाइनेंशियल मतलब फंक्शनल एक्शंस भी करो और उसके क्लियर गोल्स रखो। और ये जो भी आप कर रहे हो ना, आप जो भी प्लान बना रहे हो, इससे कोर वायबल बिजनेस को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब जो एसेट बेच रहे हो वो कोर बिजनेस के एसेट नहीं होनी चाहिए, वो नॉन कोर एक्टिविटी वाली एसेट होनी चाहिए, उसको बेचो। अगर कोर एसेट वही बेच दिया तो फिर एक बिजनेस कैसे करोगे तुम। ठीक है, द थर्ड वन इज इंप्लीमेंट एन इमरजेंसी एक्शन प्लान। जो भी आपने एक्शन प्लान बनाया ना उसको अप्रोप्रिएट स्टेप्स लो और उसको इंप्लीमेंट करो जिससे ब्लीडिंग रुक जाए आपकी। टेक अप्रोप्रिएट एक्शन प्लान टू स्टॉप द ब्लीडिंग एंड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव। अगर आपको रिस्ट्रक्चर करना पड़े अपने ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन को, फाइनेंस फंक्शन को, मार्केटिंग फंक्शंस को, ऑपरेशन फंक्शंस को, जिससे वो अभी इफिशिएंट बने, तो वो रिस्ट्रक्चरिंग भी करो। एंड फोकस ऑन डेट रिस्ट्रक्चरिंग, कॉस्ट रिडक्शन, प्रोडक्ट प्रूनिंग। प्रोडक्ट प्रूनिंग मतलब अगर आपके कंपनी में 10 प्रोडक्ट है, उसमें से 2 प्रोडक्ट कुछ काम ही नहीं कर रहे, कोई खरीदता ही नहीं है, तो वो रख क्यों रहे हो, उनको बंद कर दो। एंड वर्किंग कैपिटल इंप्रूवमेंट, ये सारे चीजें करो बिकॉज यू वांट टू जनरेट पॉजिटिव कैश फ्लो।
ध्यान दो कि यार कैसे मैं पॉजिटिव कैश फ्लो लेके आऊँ अपनी कंपनी में। द फोर्थ वन इज रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस। अगर आपका कोर बिजनेस ही इंपैक्ट कर दिया है ना, तो फिर मेरे भाई आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे फिर से सब सिचुएशन को सही करने के लिए। और ये जो भी आपका प्लान आपने प्रिपेयर किया ना, उसके हिसाब से कैश फोरकास्ट प्रिपेयर करो, अपने एसेट्स और डेट्स को एनालाइज करो, प्रॉफिटेबिलिटी को रिव्यू करो और देखो कि कब सारे सिचुएशन सही हो जाएंगे। Here you have to modify product mix, withdraw from the markets and close inefficient facilities। मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया प्रोडक्ट प्रूनिंग का, अगर आपके कंपनी में 10 प्रोडक्ट है, 2 सही से काम नहीं करे तो उनको बंद कर दो, 8 प्रोडक्ट पे ध्यान दो। यहाँ पे ये सिचुएशन कभी कभी बहुत टाइम भी ले सकता है, इसलिए अपने एम्प्लॉइज का मॉडल बिल्ड करो। बिकॉज सी एम्प्लॉइज को अपने पैसों की गरज है। अगर आपने उसको बोला कि आज में तुझे थोड़ी सैलरी कम करनी पड़ेगी, तो आपको उसको ये भी तो बोलना पड़ेगा कि 8 महीने के बाद जब कंपनी अच्छे सिचुएशन में आएगी तो तुझे इतना बोनस मिलेगा, तभी तो वो काम करेगा ना, नहीं तो वो कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाएगा। यू हैव टू फोकस ऑन मॉडल बिल्डिंग, इंप्रूव रिवॉर्ड सिस्टम। उसको कुछ तो रिवॉर्ड सिस्टम देना पड़ेगा कि 8 महीने में अगर कंपनी ने ये सिचुएशन अचीव किया तो आपको इतना परसेंटेज मिलेगा, आपको इतना परसेंटेज बोनस मिलेगा, आपको कंपनी की तरफ से ट्रिप मिलेगी, कुछ तो उसको इंसेंटिव देना पड़ेगा। एंड इंश्योर इंटरनल कोऑर्डिनेशन। द फिफ्थ स्टेप इज रिटर्निंग टू नॉर्मल। जब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ये सारी सिचुएशंस इंप्रूव होना चालू कर दी ना, तब तुम दूसरे प्रोडक्ट पे ध्यान देना चालू करो, न्यू प्रोडक्ट पे ध्यान देना चालू करो, कस्टमर सर्विसेज को और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उस पर ध्यान देना चालू करो, कुछ स्ट्रेटेजिक अलायंस कर सकते हो क्या, ये देखना चालू कर दो फॉर मार्केट ग्रोथ। ठीक है, सो दीज आर द 5 steps for turnaround strategy. The first one is assessment of current problems. The second step is analyze the situation and develop a strategic plan. The third one is implement the plan. The fourth one is restructure the business. And the fifth one is returning to normal. I hope it is absolutely clear. अभी हम आते हैं डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के ऊपर, जहां पे तुम्हें एक बिजनेस यूनिट या तो एक डिवीजन को बेचना पड़ता है। A divestment strategy refers to the sale or liquidation of a part of a business, such as a division, profit center or strategic business unit. ये लगाया कब जाता है सर? ये लगाया तब जाता है जब तुमने तुम्हारे बिजनेस में पहले टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी लगाई, बट उससे कुछ फायदा ही नहीं हुआ, उससे तुम्हारी कंपनी के सिचुएशंस बदले ही नहीं, तो भाई अभी उसको बेचना पड़ेगा, अभी उसको डाइवेस्ट करना पड़ेगा। नहीं तो तुम्हें लग रहा है कि यार टर्न अराउंड लगाना कुछ सही नहीं है, इस बिजनेस में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगा, तो डायरेक्टली उसको डाइवेस्टमेंट लगा के बेच दो। It is often part of a broader restructuring or rehabilitation plan, usually adopted when a turnaround strategy has been failed or when it's clear from the start that turnaround is not viable, तब तुमको divestment लगाना पड़ता है। What are the reasons for adopting divestment strategy? Very important. जब भी divestment के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा ना, देखो इतना ही है, divestment के ऊपर इन्फॉर्मेशन कवर की गई, तो वो एक केस स्टडी देंगे जहाँ पे divestment strategy लगाई होंगी और आपको पूछेंगे tell us the major reasons for adopting divestment strategy। तो ये 5 पॉइंट्स को अच्छी तरीके से याद रखना। ठीक है, the very first point is the previously acquired business turn out to be the poor fit। यार कंपनी ने एक बिजनेस को एक्वायर किया, बट उस बिजनेस से कंपनी को कुछ सिनर्जी बेनिफिट ही नहीं हो रही है, कंपनी को कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है, और उस बिजनेस से यार कंपनी को इतना कुछ प्रॉफिटेबल, जितना उन्होंने सोचा था कि इतना प्रॉफिट होगा, कुछ हो नहीं रहा, सिनर्जी बेनिफिट हो नहीं रहा, तो बेच दो ना यार। A previously acquired business turned out to be the poor fit and cannot be integrated into the company. The second one, persistent negative cash flow from a unit which is hurting company's overall finances. The third one, intense competition makes it difficult for the firm to survive or compete. ये सेम चीज जो पेटीएम के साथ हुई, बुक माई शो बहुत ज्यादा कंपटीशन दे रहा था, इसलिए पेटीएम को बहुत ज्यादा कैशबैक देने पड़ रहे थे, मार्केटिंग पे ज्यादा स्पेंड करना पड़ रहा था, इसलिए उनके फंड्स बहुत ज्यादा टिकटिंग बिजनेस में लग रहे थे, इसलिए उनको लगा कि यार यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है और मार्जिन भी बहुत कम मिल रहा है, सो बेच देते। इंटेंस कंपटीशन मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द फर्म टू सर्वाइव और कॉम्पीट। Fourth one is inability to carry out necessary technologically upgradation to keep the business viable। आपका प्रोडक्ट ना बहुत ज्यादा पुराना हो गया, आप अभी भी कीपैड के मोबाइल से बेच रहे हो, आपको टच स्क्रीन पे शिफ्ट होना है और आपके पास पैसे ही नहीं है। The last one is availability of better investment alternatives leads to a decision to divest unprofitable units। यार इससे जो मुझे पैसे मिल रहे हैं ना, जैसे पेटीएम को पैसे मिले 1500 करोड़ पैसे मिले उनको, यार इसको ना मैं एक अलग अपॉर्चुनिटी है ना उसमें लगा सकता हूँ, उससे मुझे एटलीस्ट इस बिजनेस से तो ज्यादा रिटर्न आएंगे। So these are the 5 reasons for adopting divestment strategy. The first one is previously acquired business turn out to be the poor fit, persistent negative cash flow, intense competition, technology upgradation seems to be difficult because you don't have funds, and the last one is availability of better investment alternatives. So what are the characteristics of divestment strategy? Characteristics मतलब है जो भी loss making unit है उसको बेच दो, involves selling of part of the business operation or
entire business unit should be seen as a strategic corporate decision, not a failure and without a stigma. यार मैं मेरे बिजनेस को बेच रहा हूँ यार, मतलब मैं फेलियर हो क्या रहा है? फेलियर नहीं रहे भाई, तूने सही सही डिसीजन लिया। जो भी पैसा मिल रहा है ना उसको एक बेहतर बिजनेस अपॉर्चुनिटी में लगा। इमोशनल नहीं होना है, इमोशनली नहीं होना है, तुम्हें प्रैक्टिकल होना है, ठीक है। अभी लास्ट पॉइंट है, व्हाट आर द मेजर रीजंस फॉर रिट्रेंचमेंट और टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पे ना आईसीआई ने ना क्या किया है, यहाँ पे बोला है कि मतलब इस क्वेश्चन को हेडिंग दिया है कि मेजर रीजन फॉर रिट्रेंचमेंट और टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। बट हमें पता है कि रिट्रेंचमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म। रिट्रेंचमेंट में ये 3 ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि डाइवेस्टमेंट, टर्न अराउंड और लिक्विडेशन। बट यहाँ पे रिट्रेंचमेंट और टर्न अराउंड को और किया है, और जो नीचे जो भी पॉइंट्स दिए है ना वो सारे रिट्रेंचमेंट के हिसाब से, मतलब तीनों भी स्ट्रेटेजी के पॉइंट्स कवर किए गए। तो यहाँ पे टर्न अराउंड के रिगार्डिंग स्पेसिफिकली कुछ चीजें बोली नहीं है, तो इसको गलत इसमें इंटरप्रेट नहीं मत करना कि यहाँ पे जो भी रीजंस दिए वो टर्न अराउंड के हिसाब से दिए, वो बस रिट्रेंचमेंट के हिसाब से ही दिए। बट आईसीआई ने अपने मॉड्यूल में इसको ऐसा प्रेजेंट किया है, इसलिए मैंने वैसा रखा है। अगर किसी स्टूडेंट ने मॉड्यूल रेफर किया होगा तो उसको ऐसा ही पॉइंट दिखेगा। बट ये जो भी रीजंस है वो रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी के हिसाब से, मतलब यहाँ पे डाइवेस्टमेंट के बारे में भी चीजें कवर की गई है, टर्न अराउंड के बारे में भी कवर की गई है, और लिक्विडेशन के बारे में भी कवर की गई है, ठीक है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज the management may no longer wish to continue all or part of the business because of continuous losses। भाई मुझे अभी बिजनेस को बंद कर देना है यार, क्योंकि यार लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, वो यूनिट को बंद कर देना है, नहीं तो मेरे पूरे बिजनेस को भी बंद करना है। मैनेजमेंट ही मोटिवेटेड नहीं है। द सेकंड वन, द बिजनेस मे बी मेड वायबल। यार मैं ना अगर इस बिजनेस को बेच रहा हूँ ना तो मेरे कोर बिजनेस पे मैं अच्छे से ध्यान दे पाऊंगा, और पूरा ध्यान मेरा इसी बिजनेस पर रहेगा। एटलीस्ट मैं इस बिजनेस को बेच दूंगा तब। The core business may be made viable by divesting certain activities or liquidating unprofitable units. The third one is an acquired business turned out to be a strategic mismatch. The fourth one is persistent negative cash flow. The fifth one is यार intense competition हो गया है, अभी मुझे सर्वाइव करना ही डिफिकल्ट हो गया, कॉम्पीट करना ही डिफिकल्ट हो गया। द सिक्स्थ वन इज टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, जो अभी हमने अभी पॉइंट देखा। एंड द लास्ट वन इज द कंपनी में फाइंड अ बेटर इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव मेकिंग इट रीजनेबल टू डाइवेस्ट अनप्रॉफिटेबल बिजनेस एंड रीडायरेक्ट फंड्स। आप देख सकते हो रिट्रेंचमेंट का डाइवेस्टमेंट के थोड़े पॉइंट सिमिलर है, तो इससे आपके ये पॉइंट्स भी डिराइव हो सकते हैं। बट जो जो नए पॉइंट्स है ना, जैसे ये वाला इसको याद रखो, मतलब आप ये क्लब करके आंसर्स लिख सकते हो, ठीक है। अभी हमारे क्वेश्चंस के ऊपर देखो, पीवाईक्यू में पूछा था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिनर्जी बेनिफिट इज Synergy Limited is a manufacturing a product since year 2010. The company was doing well till year 2022. After that, his market share started to decline. Accumulated losses started mounting, and it carried a persistent negative impact on its cash flow. देखो भाई 3 साइन दे दिए उन्होंने। As a result, morale of employee was not up to the mark. चौथा साइन में दे दिया। The board of directors of the company thought it is proper to continue its business by placing some emphasis on improvement in internal efficiency. मतलब यहाँ पे उन्होंने पॉइंट्स दिए रिट्रेंचमेंट के हिसाब से, बट उन्होंने कहा कि रिट्रेंचमेंट से हमको इंटरनल एफिशिएंसी पे इंप्रूव करना है, मतलब यहाँ पे टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी लगानी है। In the view of the same, the board of directors is evolving a workable action plan with intent to ensure a radical change in a direction in the strategy. Which retrenchment strategy company should adopt into given situation? Also state the stages in action plan for this strategy. मतलब यहाँ पे पहले तो वो यही पूछ रहे हैं कि कौन सा स्ट्रेटेजी हम लगा सकते हैं, और आप मुझे एक्शन प्लान करके बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी लगाना सही है। बहुत बार ना आईसीआई ऐसे ही प्रेजेंट करता है कि सिनर्जी लिमिटेड शुड अडॉप्ट टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, बट इसको ना आप एक बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। इन द गिवन सिचुएशन द सुटेबल रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी फॉर सिनर्जी इज टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। ऐसा लिखो, द सुटेबल रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी इज टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, जिससे वो प्रेजेंट बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है, ठीक है। और फिर जो जो आपको पॉइंट्स दिखे थे ना, जो सिग्नल्स दिखे थे, उसको मेंशन करो कि कंपनी का मार्केट शेयर डिक्लाइन हो रहा है, कैश फ्लो नेगेटिव है, परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लोज है, लॉसेस है, ये सारी चीजों को मेंशन करो। और जो अपने स्टेजेस से 5 उसको मेंशन करो। द फर्स्ट वन इज असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम्स, द सेकंड वन इज एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप अ प्लान, third one is implement an emergency action plan, the fourth one is restructuring the business, and the fifth one is returning to normal. शाबाश। अब देखो ऐसे भी पूछता है, जहां पे वो ये डेंजर सिग्नल्स है ना उसको पूछता भी है, और एक्शन प्लान के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है। तो उसको फ्रेम कैसे करते हैं? नॉर्मल एक केस स्टडी देते हैं और लिखते हैं द चेन विशेस टू नो वेदर दे शुड गो फॉर टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी।
मतलब चेन ने टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए क्या, इसको फिर आपको वो डेंजर सिग्नल्स के जो 6 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए ना वो आपको मेंशन करने पड़ेंगे। एंड लिस्ट आउट द कंपोनेंट्स ऑफ एक्शन प्लान फॉर द टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, और फिर जो हमने एक्शन प्लान डिस्कस किया आपको वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से सुनना। हाँ ठीक है। सो मा AI is a prominent group of companies. Currently, it has business named Alpha, Bravo, Charlie, and Delta. In the year 2020, the company had acquired a business dealing in the product Nota. In evaluating the contribution to its portfolio, it was observed that Nota is not contributing as it was expected, rather than causing a financial distress. After identifying apparent problem area in the year 2023, an emphasis was placed on change the management and improvement in internal efficiency. मतलब कंपनी सही से काम नहीं कर रही है, मतलब आपके दिमाग में रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी क्लिक करनी चाहिए, और अगर इंटरनल इफिशिएंसी के बारे में बात की तो टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी क्लिक करनी चाहिए। However, on the further evaluation in the year 2024, it was observed that even after due emphasis, positive outcome is not there. And in turn, the company decided to get rid of the business related to product Nota. Get rid of the business मतलब divestment strategy. Identify the retrenchment strategy followed by the company for the product Nota in the year 2023. In the year 2024 मतलब मुझे 2023 के बारे में भी बोलना है और 4 के बारे में भी बोलना है, मतलब टर्न अराउंड के बारे में भी बोलना है और डाइवेस्टमेंट के बारे में भी बोलना है। Also state various reasons to adopt the strategy by an organization as followed in year 2024. मतलब 24 में जो आपने स्ट्रेटेजी लगाई ना उसके मुझे रीजंस बताओ। ठीक है, सो 23 में हमने टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी लगाया। ये प्रेजेंटेशन आईसीआई ने एग्जाम में दिया था, बट जो मैंने आपको पहले कहा ना कि वैसा आप प्रेजेंट करो कि इंटरनल रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी को फिर टर्न अराउंड वैसा बोलो, वैसा ही लिखते जाओ, वो सही दिखता है। और टर्न अराउंड आपको क्यों लगा उसके जो रीजंस है ना वो यहाँ पे मेंशन करो। और फिर आपने सेकंड वन में डाइवेस्टमेंट क्यों कहा उसके जो क्वेश्चंस में पॉइंट दिए थे वो मेंशन यहाँ पे कर दो। एंड देन व्हाट आर द रीजंस फॉर अडॉप्टिंग डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी, 5 रीजंस जो हमने डिस्कस किए। द फर्स्ट वन इज मिसमैच विद कोर बिजनेस, द सेकंड वन इज परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो, द थर्ड वन इज फेलियर ऑफ टर्न अराउंड एफर्ट्स, द फोर्थ वन इज बेटर अल्टरनेटिव फॉर इन्वेस्टमेंट, एंड द फिफ्थ वन इज इनएबिलिटी टू कोप अप विद कॉम्पिटिशन फॉर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड। ये 5 पॉइंट्स मेंशन करो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट था, अभी पूछा था, देख लो एक बार अच्छी तरीके से। और 2-3 नीचे क्वेश्चन है सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन ही है, तो उनको भी एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, चलिए अभी हम आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज माय फ्रेंड स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस। अब ये स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस में ना हम अलग अलग मैट्रिक्स पढ़ेंगे जो हमें बताते हैं कि आप आपके प्रोडक्ट के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी लगा सकते हो। इसमें ना क्राइटेरियाज रहते हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट इस क्राइटेरिया में आता है तो फिर आप ये स्ट्रेटेजी लगाओ, अगर आपका प्रोडक्ट इस क्राइटेरिया में आता है तो फिर आप ये स्ट्रेटेजी लगाओ। ऐसा वो इसलिए बताते हैं क्योंकि कंपनी को समझे कि अपने रिसोर्सेज को कहाँ पे एलोकेट करे, कौन से प्रोडक्ट में ज़्यादा इन्वेस्ट करे, कौन से प्रोडक्ट से इन्वेस्टमेंट निकाले, कौन से प्रोडक्ट को अभी बंद कर दे, ये सारी चीज़ों को समझता है विद द हेल्प ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो ये मैट्रिक्स का सबसे ज़्यादा फायदा उन कंपनीज को होता है जिनमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स है और जिनका मल्टीपल बिजनेसेस है। सो दैट्स वाई दीज मैट्रिक्स आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस। So strategic options are the choices a firm makes to decide how best to grow or allocate resources among its existing products and industry innovation. These decisions are essentially important in multi-product or multi-business firms, but can also apply to firms with a dominant business and complementary interest. मतलब अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स तो है बट उसमें से एक ही प्रोडक्ट सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, बाकी सारे बस कॉम्प्लीमेंट्री है, स्टिल आप ये मैट्रिक्स का फायदा उठा सकते हो, स्टिल आप आपके बिजनेस में ये मैट्रिक्स यूज कर सकते हो। To guide these decisions, company uses these models, that is portfolio models, to understand their corporate strategic planning। मतलब कहाँ पे ज्यादा इन्वेस्ट करना है, कहाँ से इन्वेस्टमेंट कम करना है और कहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ये सारी चीजें आपको ये मैट्रिक्स के थ्रू समझ में आती है। तो यहाँ पे टोटल आईसीआई ने 4 मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया है। द वेरी फर्स्ट वन इज एंसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, द सेकंड वन इज एडीएल मैट्रिक्स, द थर्ड वन इज बीसीजी मैट्रिक्स एंड द फोर्थ वन इज जेई मैट्रिक्स यानी जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पे जो 3 मैट्रिक्स है ना, जेई, बीसीजी और एडीएल, ये हमें आपके प्रोडक्ट के बारे में बात करता है। मतलब आपका प्रोडक्ट अगर ये क्राइटेरिया में फिट हो रहा है तो आप उसके लिए ये स्ट्रेटेजी लगाओ। बट
ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स के रिगार्डिंग जो आईसा ने डिस्कशन किया है ना, यानी ANSOF प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, ये कुछ आपके प्रोडक्ट को एनालाइज नहीं करता। मतलब अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है तो फिर ये स्ट्रेटेजी लगाओ, उल्टा ये बताता है कि आप आपके प्रोडक्ट से और मार्केट से कैसे ग्रोथ हासिल कर सकते हो। सो दिस इज मोर ओवर अ ग्रोथ मैट्रिक्स जो आपको बताता है कि आप आपके प्रोडक्ट से और मार्केट से कैसे ग्रोथ हासिल कर सकते हो। सो हियर इट एनालाइज योर एग्जिस्टिंग और न्यू प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग और न्यू मार्केट। So ANSOF matrix is developed by Igor ANSOF, which is a strategic tool that help business identify product and market growth strategies by analyzing existing and new products in existing and new market. इससे कंपनी को एक पाथ मिलती है जिससे वो अपने बिजनेस को रन कर सकता है फॉर ग्रोथ। It help companies choose the right path for growth by assessing whether to deepen the market share। मतलब कंपनी को अगर आपके एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर को और डीप लेके जाना है और बढ़ाना है तो फिर वो क्या कर सकता है। अगर कंपनी को ज्योग्राफिकली एक्सपांड करना है तो वो क्या कर सकता है। प्रोडक्ट में इनोवेशन लाना है तो क्या कर सकता है। और अगर डाइवर्सिफाई करना है तो क्या कर सकता है। ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होता है। और यहाँ पे ना अगर क्वेश्चन आया इस मैट्रिक्स के ऊपर तो आपको ये डायग्राम निकालना ही है। बहुत ही सिंपल है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एक जगह पे आप प्रोडक्ट ले लो और एक जगह पे मार्केट ले लो, ठीक है। और फिर क्या, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू मार्केट, बस आपको इतना लिखना है। और फिर ये चार चीजों को याद रखना है। एक बहुत सिंपल है, अगर नया प्रोडक्ट है और नया मार्केट है तो फिर डाइवर्सिफिकेशन जो हमने ऊपर पढ़ा था। बट अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और एग्जिस्टिंग मार्केट है तो मार्केट पेनिट्रेशन। डाइवर्सिफिकेशन तो देखो आपको याद रह जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होता है ये 3 पॉइंट्स में। ये 3 पॉइंट्स में आपको अगर कंफ्यूज नहीं होना है तो आप एक ही चीज याद रखो, जब भी डेवलपमेंट का वर्ड यूज हो गया है ना तभी कुछ ना कुछ तो नया है। और अगर डेवलपमेंट का वर्ड यूज नहीं हुआ है तो दूसरा क्या है, पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन मतलब क्या, दोनों भी चीजें एग्जिस्टिंग है। यहाँ पे हम कौन से 2 फैक्टर्स देख रहे हैं, प्रोडक्ट और मार्केट। तो मार्केट पेनिट्रेशन मतलब क्या होगा, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट। मतलब आपका ये क्लियर हो जाएगा। जहां पे दोनों चीजें एग्जिस्टिंग है वो पेनिट्रेशन के बारे में डिस्कस करता है। और डेवलपमेंट कुछ तो एक चीज नए के बारे में डिस्कस करता है। मतलब एक चीज नई है और एक चीज पुरानी है, मतलब एक चीज ओल्ड है। तो इसको कैसे याद रखना है, अगर डेवलपमेंट मार्केट के बारे में बोला है, मतलब मार्केट डेवलपमेंट बोला है, मतलब यहाँ पे न्यू मार्केट रहेगा और आपका प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग रहेगा। और या अगर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में बोला है मतलब यहाँ पे नया प्रोडक्ट रहेगा और मार्केट आपका एग्जिस्टिंग रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मार्केट पेनिट्रेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मार्केट पेनिट्रेशन बोलता है कि अगर आपको ना आपके एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर को बढ़ाना है, एग्जिस्टिंग जहां पे भी मार्केट में आप सप्लाई कर रहे हो उसी में आपको ज्यादा सप्लाई करना है, तो फिर आप मार्केट पेनिट्रेशन का इस्तेमाल करो। इट फोकसेस ऑन सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द एग्जिस्टिंग मार्केट। Here, the growth will come from increasing the sales to current customers without changing the product in any major way। आपको अगर याद होगा तो हमने पार्ट 1 में इसके लिए टूथपेस्ट का एग्जांपल लिया था, कोलगेट का एग्जांपल लिया था, जहाँ पे उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट की थी जहाँ पे उन्होंने कहा था कि आप अपने ना टीथ को 2 बार ब्रश करते जाओ। जिससे उनको फायदा क्या हुआ कि एक कस्टमर जो उनका प्रोडक्ट एक ही बार परचेस कर रहा था पूरे महीने में, अब वो 2 बार परचेस कर रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, कुछ भी प्रोडक्ट में बदलाव नहीं आया, बट उन्होंने अपनी मार्केटिंग ऐसी कर दी ना जिससे उनका सेम प्रोडक्ट 2 बार बिकना चालू हो गया। So here the growth will come from the increasing the sales to the current customers without changing the product in any major way through advertising, personal selling or aggressive pricing. This includes increasing the product usage by existing customers। तो यहाँ पे आप वो टूथपेस्ट का एग्जांपल याद रखना। बट अगर ऐसा हो गया कि आपने मार्केट में अच्छी तरीके से पेनिट्रेट कर दिया और वो मार्केट को अच्छी तरीके से होल्ड कर लिया, अभी आपको उससे ज्यादा और ग्रोथ चाहिए, तो फिर आप 2 में से एक कोई तो चीज कर सकते हो। यानी प्रोडक्ट डेवलपमेंट तो कर सकते हो, नहीं तो आप मार्केट डेवलपमेंट तो कर सकते हो। मार्केट डेवलपमेंट में क्या होता है, डेवलपमेंट है मतलब एक चीज नहीं है, एक चीज पुरानी है। मार्केट डेवलपमेंट मतलब नया मार्केट रहेगा। अभी आपको ज्योग्राफिकली न्यू ज्योग्राफिकल लोकेशन में आपके प्रोडक्ट को बेचना चालू करना है। सो मार्केट डेवलपमेंट मींस सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड इन न्यू मार्केट। मतलब आप नए ज्योग्राफिकल एरिया में जा रहे हो, आप आपके प्रोडक्ट को पहले नॉर्थ साइड में बेचते थे, अभी आप साउथ साइड में जा रहे हो, ईस्ट में जा रहे हो, वेस्ट में जा रहे हो। अगर आप पैन इंडिया लेवल पे बेसिस पे बेचते थे तो आप अभी इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हो। Achieve through new geographical areas, new packing, distribution channels और pricing strategies to tap into new customers। Definitely यार, अगर आप नए सेगमेंट्स में जा रहे हो तो तब सारे कस्टमर्स आपके लिए नए रहेंगे, तो फिर अभी उनको अट्रैक्टिव करना है तो थोड़ा आपको प्राइसिंग में खेलना पड़ेगा, पैकेजिंग में अलग करना पड़ेगा जिससे उनका इंटरेस्ट बने। वहाँ पे कौन सा कलर्स अच्छे लगते हैं, वहाँ पे उन कस्टमर्स को कौन से कस्टमर्स अट्रैक्टिव, कौन से कलर्स अट्रैक्टिव रहते हैं, आपको वो कलर्स यूज करने पड़ेंगे।
तो फिर नहीं सर, मुझे ना कैसा है, मुझे जोग्राफिकली इतना डेवलप नहीं करना है, बट मुझे एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर में ही मुझे ज्यादा सेल्स करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो फिर आपको ना प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे डेवलपमेंट के साथ कौन सा वर्ड यूज किया गया है? प्रोडक्ट, मतलब नया प्रोडक्ट रहेगा, मार्केट सिमिलर रहेगा। इन्वॉल्व्स इंट्रोड्यूसिंग न्यू और मॉडिफाइड प्रोडक्ट टू एग्जिस्टिंग मार्केट्स। तो यहाँ पे आप अपना टूथपेस्ट ही बेचते थे, तो आप क्या करो, आप टूथब्रश भी बेचना चालू कर दो, आप माउथ वॉश भी बेचना चालू कर दो। ये सारी चीजें एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी लगेगी ना। आप ऐसे ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स सेम कस्टमर्स को बेचना चालू कर दो, जिससे आपका सेल्स बढ़े। रिक्वायर्स प्रोडक्ट इनोवेशन एंड न्यू कॉम्पिटेंसीज टू अपील टू द करंट कस्टमर्स। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको ग्रोथ चाहिए, तो फिर आपको नया प्रोडक्ट लेके आना पड़ेगा जो नए मार्केट को, नए कस्टमर्स को टारगेट कर रहा है, जिससे आपका सेल्स बढ़े, जिसको हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। Involves launching a new product in new market. This will be a riskiest strategy because आप ऐसा नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हो जिसमें आपका कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है मेरे भाई, so it can be risky. It is a risky strategy as it requires operating in unfamiliar areas with no prior experience. ठीक है, तो ये चार है। एक है मार्केट पेनिट्रेशन, दूसरा है मार्केट डेवलपमेंट, तीसरा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और चौथा है डाइवर्सिफिकेशन। ये किसने दिया? Ansoff ने दिया। Igor Ansoff, which is called as Ansoff Product Market Growth Matrix। मैं बार बार चीजों को रिपीट कर रहा हूँ, मतलब वो आपके दिमाग में अच्छी तरीके से फिट हो जाए। अभी हम डिस्कस करते हैं आपका सेकंड मैट्रिक्स, दैट इज एडीएल मैट्रिक्स, विच इज यूज्ड इन मल्टी बिजनेस फर्म्स। क्योंकि यहाँ पे ना ये मैट्रिक्स आपको बताता है कि आपके जो भी मल्टीपल बिजनेसेस है ना, उस बिजनेस में से आपको कौन से बिजनेस को कौन सी स्ट्रैटेजी लगानी है। ठीक है, सो एडीएल मैट्रिक्स इज यूज्ड इन मल्टी बिजनेस फर्म्स। यहाँ पे लिखते जाओ, मतलब आपको याद रहेगा। ठीक है, एडीएल मैट्रिक्स इज नेम्ड आफ्टर आर्थर द लिटिल, इज अ पोर्टफोलियो एनालिसिस टेक्निक विच इज यूज्ड टू इवैल्यूएट अ बिजनेस बेस्ड ऑन इट्स इंडस्ट्री लाइफ साइकिल। इसको कट करना प्रोडक्ट को, और यहाँ पे लिखना इंडस्ट्री लाइफ साइकिल एंड इट्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन। तो यहाँ पे हम डबल डायमेंशनल मैट्रिक्स निकालते हैं, मतलब 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स निकालते हैं। जब एक साइड पे हम लेते हैं स्टेज ऑफ इंडस्ट्री मैच्योरिटी, मतलब आपकी इंडस्ट्री अभी कौन से मैच्योरिटी स्टेज पे है, यानी आपको वो 4 चीजें, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। एंड द सेकंड वन इज कॉम्पिटिटिव पोजीशन, मतलब आप उस इंडस्ट्री में आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है। refers to the business strength in the market which helps in deciding appropriate strategies for its product or SBU। तो आपकी competitive position ना 5 में से कौन सी भी एक हो सकती है। So businesses are classified into one of the following position based on their market standing and strategic freedom. The very first one is dominant. डोमिनेंट पोजीशन बहुत रेयर पोजीशन होती है, बिकॉज ये आप तभी हासिल कर सकते हो जब आपका उस इंडस्ट्री में मोनोपोली है, या आपकी जो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू आप जिस बिजनेस कर रहे हो, जो भी आपका ट्रेड सीक्रेट है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, और यू हैव प्रोटेक्टेड योर टेक्नोलॉजिकली लीडरशिप। तो ये सिचुएशन में अगर कोई भी कंपनी है, ऑल्दो दिस इज अ वेरी रेयर पोजीशन, और वो तभी हासिल हो सकती है जब आपकी मोनोपोली है मार्केट में, बट उस पोजीशन को हम डोमिनेंट कहेंगे। इसके लिए आप एग्जाम्पल लिखना IRCTC का। IRCTC के थ्रू आप रेलवे की टिकट्स बुक कर सकते हो। तो अभी ना रेलवे की टिकट्स बुक करने के लिए मेजॉरिटी, मतलब मोनोपोली 90% से भी ज्यादा जो ऐप यूज होता है वो है IRCTC। दिस इज अ गवर्नमेंट रन ऐप, एक PSU कंपनी है, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो गवर्नमेंट कंपनी है, और इसी ऐप के थ्रू ज्यादातर टिकट्स बुक होते हैं रेलवेज के। सो इन दैट सेक्टर दिस इज हैविंग अ मोनोपोली। इसके अलावा और कोई कंपनी है पर उनका बहुत ही कम शेयर है, सो दैट्स व्हाई दिस कंपनी कम्स इनटू अ डोमिनेंट पोजीशन। द सेकेंड वन इज स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग उन कंपनी को कहा जाता है जो मोनोपोली में तो नहीं है, बट वो मार्केट लीडर है। इसके लिए आप एग्जांपल लिख सकते हो एप्पल का। एप्पल क्या मोनोपोली रन करता है स्मार्टफोन बिजनेस में? नहीं, बट उसका एक अच्छा पोजीशन है, उसका एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, वो एक मार्केट लीडर है। जैसा वो इनोवेट करता है ना, उसके हिसाब से बाकी कंपनीज उसके हिसाब से इनोवेट करते हैं। He has a strategic freedom to do whatever he wants. The firm can make decision without serious competitive threats. वो जैसा चाहिए खुद को अडॉप्ट कर सकता है, जैसा चाहिए इनोवेशन लेके आ सकता है। मुझे डरता नहीं है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो यार बाकी के कॉम्पिटिटर्स मेरे आगे चले जाएंगे, बिकॉज ही इज अ मार्केट लीडर यार, वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करता है। इसके लिए आप एप्पल का एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, दूसरा है फेवरेबल पोजीशन। फेवरेबल पोजीशन मतलब कोई एक मार्केट लीडर आपकी इंडस्ट्री में है ही नहीं। दिस इज सीन इन फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्रीज, मतलब पूरी जो इंडस्ट्री है ना वो सब में थोड़ी थोड़ी बटी है। ये हुआ है आपके क्विक कॉमर्स में, जैसे कि जेप्टो, ब्लिंकिट, इनमें से कोई भी एक मार्केट लीडर नहीं है, सब में मार्केट थोड़ा बटा हुआ है। सो फेवरेबल पोजीशन तब मानी जाती है व्हेन द मार्केट इज फ्रेगमेंटेड
बट नो क्लियर लीडर एग्जिस्ट एंड फर्म्स हैव रीजनेबल फ्रीडम। एकदम कंप्लीट फ्रीडम नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, बट रीजनेबल फ्रीडम है। सो यहाँ पे आप क्विक कॉमर्स का एग्जांपल ले सकते हो, ब्लिंकिट, जेप्टो, जहां पे एक मार्केट लीडर है नहीं। द फोर्थ पोजीशन इज टीनेबल। टीनेबल मतलब आप अपना बिजनेस नॉर्मली कर रहे हो, बट अगर आपके कॉम्पिटिटर ने ऐसा कुछ तो चेंज ला लिया ना, तो फिर आपका बिजनेस बंद होने के कगार पे भी आ सकता है। सो फर्म्स आर ऑपरेटिंग सेटिस्फैक्टरली बट इज वल्नरेबल टू स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स। इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हो वोडाफोन आइडिया का, वीआई का। कंपनी में बहुत ज्यादा डेट है, कंपनी का कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत कम है, बहुत ज्यादा हो गया है, और कंपनी का कस्टमर से रेवेन्यू आना बहुत कम हो गया है। और आप देख सकते हो कि अभी कंपनी का शेयर भी बहुत ज्यादा कम हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? कि कंपनी ने डेट बहुत ज्यादा ले लिया। अभी कंपनी ने 5G में तुरंत इन्वेस्ट अच्छे से ढंग से किया नहीं, इसके वजह से कंपनी अभी बस ऑपरेट नॉर्मली कर रही है। बट कॉम्पिटिटर्स जैसे कि जियो ने, नहीं तो एयरटेल ने, ऐसा कुछ तो भाई चेंज ला लिया, तो ये कंपनी डायरेक्टली बंद भी हो सकती है। फिर चौथा है वीक पोजीशन। वीक पोजीशन मतलब आपकी कंपनी बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग है, बट आपकी कंपनी में चांसेस है इंप्रूव करने के, पर आपकी कंपनी अभी पुअर मार्केट पोजीशन में। जिसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हो ब्लैकबेरी का। ब्लैकबेरी जब कंपनी रन हो रही थी ना, तो बहुत ज्यादा अच्छे पोजीशन पे रन हो रही थी और बहुत ज्यादा डिमांड वाली कंपनी थी। बट जैसे उन्होंने खुद को अडॉप्ट नहीं किया, इसकी वजह से वो कंपनी बंद होती गई। अगर वो चाहे तो खुद को इंप्रूव कर सकती है, पर अभी वो एक पुअर मार्केट पोजीशन में है। अभी भाई कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा आ गए, तो अगर उनको खुद को फिर से डेवलप करना होगा तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। सो दैट्स व्हाई दे आर इन अ वीक पोजीशन। तो 5 टाइप के पोजीशन रहते हैं। द फर्स्ट वन इज डोमिनेंट, द सेकंड वन इज स्ट्रॉन्ग, द थर्ड वन इज फेवरेबल, द फोर्थ वन इज टीनेबल एंड द फिफ्थ वन इज वीक। डोमिनेंट तब हुआ जाता है जब आपकी मोनोपोली है, स्ट्रॉन्ग तब बोला जाता है जब आप मार्केट लीडर है। आपकी मोनोपोली नहीं है, पर आप मार्केट लीडर है, आपके पास स्ट्रेटेजिक फ्रीडम है। थर्ड फेवरेबल, फेवरेबल तब बोला जाता है जब इंडस्ट्री फ्रैगमेंटेड है, कोई एक लीडर अवेलेबल नहीं है। टीनेबल तब बोला जाता है जब आप नॉर्मली ऑपरेट कर रहे हो, बट अगर आपके कॉम्पिटिटर्स ने कुछ तो भारी भरकम कुछ तो नई स्ट्रैटेजी लेके आए, तो आपका बिजनेस बंद भी हो सकता है। और लास्ट वन इज ए वीक, मतलब आपकी बहुत अंडर परफॉर्मिंग फर्म है, आप चाहिए तो खुद को इंप्रूव कर सकते हो, बट अभी आप बहुत ही पुअर मार्केट पोजीशन में हो, अभी कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, तो ये 5 कॉम्पिटिटिव पोजीशन रहते हैं, और फिर इनका मैट्रिक्स भी सेम रहता है। एक पे आपका इंडस्ट्री लाइफ साइकिल लोगे, और दूसरे में आप आपका कॉम्पिटिटिव पोजीशन लोगे। ये 5 चीजों को कोट करो, ये 4 चीजों को कोट करो, और जहां पे भी आपका प्रोडक्ट फॉलो करता होगा ना, उसके हिसाब से उसके लिए स्ट्रेटेजी होगी। ये देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन को एम्ब्रॉयनिक कहा गया है और डिक्लाइन को एजिंग, सेम ही चीज है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका कॉम्पिटिटिव पोजीशन बहुत ज्यादा डोमिनेंट है और आपकी इंडस्ट्री अभी इंट्रोडक्शन स्टेज में है, तो जल्दी जल्दी ग्रो करने का ट्राई करो और बैरियर्स बिल्ड करो, एंट्री बैरियर्स बिल्ड करो, जिससे कोई नया कॉम्पिटिटर आए ना, और अगर आए भी तो बहुत ही कम लोग आए, जिससे आपका मार्केट शेयर ज्यादा डाइल्यूट ना हो। ठीक है, ऐसे अलग अलग स्ट्रेटेजीज दिए गए हैं, एक बार चाहिए तो आप देख सकते हो। मैं पॉज करता हूँ। और अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि भाई वीक पोजीशन में भी है, डिक्लाइन स्टेज में है, तो भाई बंद कर दो। वीक पोजीशन में है बट मैच्योर स्टेज में है, तो चाहिए तो डाइवेस्ट कर दो। वीक पोजीशन में है बट वो अभी तक ग्रोथ स्टेज में है, तो फिर टर्न अराउंड लगाने का सोचो। ऐसे ऐसे अलग अलग स्ट्रेटेजी बोलाई। और अगर आपके ऐसे ऐसे बीच वाले स्टेज में, मतलब वीक स्टेज में है, बट आपकी इंडस्ट्री ना अभी इंट्रोडक्शन स्टेज में, मतलब वो ग्रोथ का बेनिफिट आना बाकी है, मैच्योरिटी का बेनिफिट आना बाकी है, बट आप ना वीक पोजीशन होल्ड कर रहे हो, तो रादर देन केटरिंग टू द एंटायर मार्केट, आप एक नीश पे ध्यान दो और उस नीश पे बिल्ड करना अपना प्रोडक्ट चालू कर दो। फाइंड अ नीश, कैच अप एंड ग्रो विद द इंडस्ट्री, बिकॉज अभी आपका इंडस्ट्री इंट्रोडक्टरी स्टेज में, उसको ग्रोथ का, मैच्योरिटी का फायदा आना बाकी है। तो ये सारे अलग अलग स्ट्रेटेजीज रहते हैं। मैं अभी वीडियो को यहाँ पे पॉज करता हूँ और आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ना। चलिए अभी हम आते हैं अपने लास्ट मैट्रिक्स, सॉरी दूसरे मैट्रिक्स के ऊपर, यानी जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स। ये भी मैट्रिक्स ना वो कंपनीज यूज करती है जहां पे मल्टीपल बिजनेसेस है वो कंपनीज के, बिकॉज ये मैट्रिक्स से तुम्हें समझता है कि कौन से बिजनेस में आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना है, कौन से बिजनेस में आपको कॉशियसली इन्वेस्ट करना है, और कौन से बिजनेस में आपको रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी लगानी है। सो जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज JE 9 सेल मैट्रिक्स।
business planning matrix और JE model which was developed by General Electric with the help of McKinsey and company। अगर क्वेश्चन में उन्होंने इनमें से कौन सा भी नाम कोट किया तो वो जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स के बारे में ही बात कर रहा है। So it is also referred to as stop light strategy model because it draws the inspiration from traffic lights। अगर यहाँ पे भी जो हम मैट्रिक्स ड्रॉ करने वाले हैं ना, अगर आपकी कंपनी ग्रीन सेगमेंट में फॉल हो रही है ना, तो फिर आप इन्वेस्ट करो उसमें, आप उसमें ग्रो करो। अगर आपकी कंपनी एम्बर ने तो येलो सेगमेंट में फॉल हो रही है तो फिर आप कॉशियसली इन्वेस्ट करो, और अगर आपकी कंपनी रेड सेगमेंट में फॉल हो रही है तो फिर आप रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी लगाओ। यहाँ पे भी हम 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे हम एक साइड पे लेते हैं मार्केट अट्रैक्टिवनेस, जिसको हम मेजर करते हैं थ्रू मल्टीपल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। यहाँ पे मार्केट अट्रैक्टिव है कि नहीं, उसके लिए हम बहुत सारे फैक्टर्स लेते हैं, जैसे कि पहला साइज ऑफ मार्केट कितना बड़ा है, फिर वो मार्केट कितने परसेंटेज से ग्रो हो रहा है, फिर उस इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कंपटीशन कितना इंटेंसिव है, प्राइस वॉर है कि नहीं, प्राइसिंग ट्रेंड्स क्या चालू है। ये सारे फैक्टर्स को हम समझते हैं और उससे हमको समझता है कि यार मार्केट अट्रैक्टिव है या नहीं। और सेकंड हम लेते हैं कि अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ कैसी है, वेर वी असेस इट यूजिंग इंटरनल कैपेबिलिटी इंडिकेटर्स, जहां पे यार इस इंडस्ट्री में मेरा मार्केट शेयर कितना है, फिर मेरा मार्केट शेयर कितने परसेंटेज से ग्रो हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस, मेरा प्रॉफिट मार्जिन कैसा है, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है, मेरा ब्रांड इमेज कैसा है। इससे मुझे आपके बिजनेस की स्ट्रेंथ को समझता है। फिर ये 2 फैक्टर्स को समझ के मुझे उसको कैटेगराइज करना पड़ता है इन अ हाई, मीडियम और लो कैटेगरी। बट सर हम ये कैटेगराइजेशन कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखनी थी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है क्या नहीं, तो फिर मैं क्या करूंगा, इन फैक्टर्स में से 10 फैक्टर्स को उठाऊंगा, और 10 फैक्टर्स में से अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 7 नहीं तो उससे ज्यादा फैक्टर्स फुलफिल कर रही होंगी तो फिर मैं बोलूंगा कि ये हाई कैटेगरी में आता है। अगर वो 5 to 7 क्राइटेरिया फुलफिल कर रही होंगी तो मैं बोलूंगा ये मीडियम कैटेगरी में आते हैं, और उससे कम क्राइटेरिया फुलफिल कर रही होंगी तो वो लो कैटेगरी में आता है। अब ये डिपेंड करता है टू पर्सन एंड टू इंडस्ट्री ऑन इंडस्ट्री। ठीक है, तो एक साइड पे लो आप बिजनेस स्ट्रेंथ, एक साइड पे लो मार्केट अट्रैक्टिवनेस, और ऐसा हाई मीडियम लो कोट करो, हाई मीडियम लो कोट करो। और अगर आपकी कंपनी ये ग्रीन वाले सेगमेंट में आ रही है तो फिर आप एक एडवांटेजियस पोजीशन में हो। इस पोजीशन को अगर आपको अच्छी तरीके से बिल्ड करना पड़ेगा तो आप ग्रोथ स्ट्रेटेजी लगाओ, एक्सपांशन स्ट्रेटेजी लगाओ। तो हियर यू शुड एक्सपांड, इन्वेस्ट एंड ग्रो। अगर आपकी कंपनी ये येलो क्राइटेरिया में आ रही है ना, तब आप कॉशियसली इन्वेस्ट करो। The product needs caution, managerial discretion, careful decision making is required to choose the right strategy। अगर आपको ग्रो करना है तो कॉशियसली इन्वेस्ट करो, नहीं तो आप स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करो। और अगर आपकी कंपनी ये रेड जोन में फॉल हो रही है तो फिर आप रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी लगाओ। The product is likely to incur losses. Suitable strategies include retrenchment, divestment और liquidation। ठीक है, एक बार ये अच्छे से देख लो, फिर हम लास्ट देखेंगे BCG का। चलिए, हो गया। अभी हम आते हैं हमारे लास्ट मैट्रिक्स के ऊपर, दैट इज BCG ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स ना वो कंपनीज इस्तेमाल करते हैं जिनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स है या मल्टीपल बिजनेसेस है। क्या लिख रहा हूं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स है या मल्टीपल बिजनेसेस है। अभी आपने ना देखा होगा कि ये जो 2 मैट्रिक्स है ना, JE मैट्रिक्स और ADL मैट्रिक्स, ये तब यूज होते हैं जब वो कंपनी के पास मल्टीपल बिजनेसेस है। BCG मैट्रिक्स मल्टीपल बिजनेस के लिए भी यूज होता है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज होता है। और जो आंसर ऑफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स है ना, ये बताता है कि आप अपने प्रोडक्ट से और मार्केट से कैसे ग्रोथ हासिल कर सकते हो। ठीक है, ये डिस्टिंक्शन को अच्छी तरीके से याद रखना, क्योंकि उससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। और अगर इनकेस एग्जाम में अगर कुछ भी थोड़ा सा घुमाया तो आपको याद रहेगा कि कौन सा मैट्रिक्स यूज करना है। So the BCG growth share matrix is developed by Boston Consultancy Group, is a simple yet widely used tool for portfolio analysis in diversified companies. It will help you to allocate resources among different products or SBUs based on its market performance. So this is also a 2-dimensional matrix where in one axis you will take market growth rate, जो आपको market attractiveness के बारे में बताएगा, और दूसरे साइड पे हम लेंगे relative market share, जो companies strength, जो business के strength के बारे में डिस्कस करेगा। मार्केट अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस स्ट्रेंथ, मतलब सर BCG मैट्रिक्स JE मैट्रिक्स के हिसाब से तो है, दोनों मैट्रिक्स सेम ही तो है? नहीं, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे हम मार्केट अट्रैक्टिवनेस तो ले रहे हैं, बट वो मार्केट अट्रैक्टिवनेस को काउंट करने के लिए हम इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे हम बिजनेस स्ट्रेंथ तो ले रहे हैं, बट बिजनेस स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम इतने सारे फैक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं। जहां पे BCG में बस मार्केट अट्रैक्टिवनेस को समझने के लिए हम मार्केट ग्रोथ रेट ही कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे कंपनी के स्ट्रेंथ को समझने के लिए हम बस रिलेटिव मार्केट शेयर को ही ले रहे हैं।
though the names are similar, but the factors which we are considering to calculate this is different. So this is a thin line of difference between BCG and JEE. Okay, तो फिर क्या, वही सेम डायग्राम, एक साइड पे रिलेटिव मार्केट शेयर लो और दूसरे साइड पे आप मार्केट ग्रोथ रेट लो, हाई लो मेंशन करो। अभी हम आते हैं फर्स्ट कैटेगरी के ऊपर। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी है कि अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है, आपका बिजनेस ऐसा है जो ग्रोइंग फेज में, मतलब उसका ग्रोथ रेट है ना वो बहुत ज्यादा है, और आप उस इंडस्ट्री में, उस प्रोडक्ट में आपका मार्केट शेयर भी बहुत ज्यादा है, तो इस प्रोडक्ट को, इस बिजनेस को हम स्टार बोलेंगे, बिकॉज ये ग्रोइंग फेज में, ग्रोइंग फेज के बाद मैच्योरिटी आना बाकी है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा अर्निंग पोटेंशियल है, और इस बिजनेस में आपका शेयर भी बहुत ज्यादा है, सो दैट्स व्हाई इट इज अ स्टार। तो ऐसे बिजनेसेस में आप और ज्यादा इन्वेस्ट करो, और ज्यादा ग्रो करो खुद को, जिससे आपकी पोजीशन है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग और स्टेबल रहे। सो स्टार मीन्स product or SBUs that are growing rapidly and you also have high market share in this product. This will require heavy investments to maintain their position. Also, you need investments to finance the rapid growth potential, but these businesses, these product represents the best opportunity for expansion. अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा कोई है जिसमें ग्रोथ रेट ज्यादा है और आपका उसमें मार्केट शेयर ज्यादा है ना, तो उस प्रोडक्ट में ज्यादा इन्वेस्ट करो, बिकॉज यू वांट टू मेंटेन योर हाई मार्केट शेयर पोजीशन, बिकॉज इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा आना बाकी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिलायंस का एग्जाम्पल ले रहे वाले होंगे, तो फिर रिलायंस के केस में जियो टेलीकॉम का जो बिजनेस है ना वो उनके स्टार कैटेगरी में आता है, बिकॉज टेलीकॉम सेक्टर अभी ग्रोइंग रेट में है, ग्रो अच्छा खासा कर रहा है, और रिलायंस का इस पर्टिकुलर बिजनेस में मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, इसलिए आप देख सकते हो रिलायंस बहुत ज्यादा हेवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है जियो टेलीकॉम बिजनेस में। सो जियो टेलीकॉम बिजनेस फॉल इनटू अ स्टार कैटेगरी। तो दूसरा कैटेगरी ऐसा रहता है, मतलब ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ना ग्रोथ रेट ना अभी लो है। लो क्यों है सर? बिकॉज ये इंडस्ट्री अभी मैच्योरिटी स्टेज में है। हमने देखा था कि मैच्योरिटी स्टेज में हमारी ग्रोथ रेट थोड़ी कम हो जाती है, बट इस इंडस्ट्री में ना तुम्हारा मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है। मैच्योरिटी स्टेज में तुम्हारी ग्रोथ तो कम हो जाती है, पर तुम्हारी सेल्स पीक लेवल पे रहती है, और जब तुम्हारी सेल्स पीक लेवल पे है, जब उस इंडस्ट्री की सेल्स पीक लेवल पे है, उस इंडस्ट्री में तुम्हारा मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, तो इस इंडस्ट्री में तुम्हें कैश बहुत ज्यादा हो रहा होगा, इस बिजनेस से तुम्हें कैश बहुत ज्यादा हो रहा होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कैश काउ। So here in a cash cow, there is a low growth because your industry is at a maturity stage, but you have high market share in that business, in that product. So this will generate a strong cash flow with low cost. ये बिजनेस से आपको जो कैश फ्लो आ रहा होगा ना वो सबसे ज्यादा होगा। They are established, successful and need less investment to maintain their market share. लॉन्ग रन में देखा जाएंगे ना, जो आपका प्रोडक्ट स्टार कैटेगरी में फिल होता है ना, उसका अगर ग्रोथ रेट जब कम हो जाएगा और अगर आपका मार्केट शेयर ज्यादा ही है ना, तो स्टार का प्रोडक्ट कैश काउ में आ जाएगा। सो इन द लॉन्ग रन व्हेन द ग्रोथ रेट विल स्लो डाउन, योर स्टार विल बिकम कैश काउ। ऐसा कौन सा रिलायंस का प्रोडक्ट है सर? रिलायंस का पेट्रोकेमिकल का जो बिजनेस है ना, पेट्रोकेमिकल का बिजनेस वो आएगा कैश काउ के पोजीशन में, बिकॉज अभी उसमें ना वो अभी मैच्योरिटी स्टेज में ग्रोथ रेट आ रही है, वो कंपैरेटिवली कम है, बट सेल्स पीक लेवल पे है, और रिलायंस का मार्केट शेयर उसमें सबसे ज्यादा है। सो यहाँ से ना इस बिजनेस से रिलायंस बहुत ज्यादा कैश जनरेट कर पा रहा होगा, और यही कैश वो ना अलग अलग बिजनेसेस में लगाता है। यही कैश उसको हेल्प किया था जियो टेलीकॉम में स्टार्टिंग में 1 साल के लिए, जब उन्होंने 6 महीनों के लिए सब फ्री सर्विसेज देना चालू कर दिया था, तो इसका ही कैश था जो यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा था। ठीक है, फिर आते हैं तुम्हारी तीसरा कैटेगरी। तीसरा कैटेगरी ऐसा रहता है कि यार ये कैटेगरी में ना, ये बिजनेस में ग्रोथ रेट ज्यादा है बट तुम्हारा मार्केट शेयर बहुत कम है। ऐसा क्यों? इसलिए इसको क्वेश्चन मार्क बोला जाता है। सो हियर यू विल हैव लो मार्केट शेयर बिजनेस इन अ हाई ग्रोथ मार्केट। दिस विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ कैश टू होल्ड देयर शेयर एंड हियर यू नीड अ हेवी इन्वेस्टमेंट। बट सर यहाँ पे मेरा मार्केट शेयर बहुत कम है, तो मैं इसमें ज्यादा इन्वेस्ट क्यों करूँ? इसमें आपको ज्यादा इसलिए इन्वेस्ट करना है बिकॉज ये अभी ग्रोइंग फेज में, ग्रोथ के बाद मैच्योरिटी आना बाकी है। तो अगर आप ग्रोइंग फेज में ज्यादा इन्वेस्ट करोगे और अपने मार्केट शेयर को धीरे 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 बनाओगे, तब आप क्वेश्चन मार्क को स्टार भी बना सकते हो, बिकॉज इसमें ग्रोथ आ रहा है बस आपका मार्केट शेयर कम है। ज्यादा इन्वेस्ट करो, मार्केट शेयर बढ़ाओ, जिससे ये प्रोडक्ट आपका स्टार कैटेगरी में आए। Need heavy investment but have low potential to generate cash if left
unattended, then they are capable of becoming cash trap. सॉरी, वो टेक्निकल ग्लिच आ गया था। हम क्वेश्चन मार्क के बारे में बात कर रहे थे। तो क्वेश्चन मार्क में क्या होता है कि कंपनी का मार्केट शेयर बहुत कम रहता है, बट वो ना हाई ग्रोथ मार्केट रहता है, मार्केट तेजी से बढ़ रहा है, बस बस कंपनी का शेयर बहुत कम है, तो इसलिए आप उसमें इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करके अपना शेयर बढ़ाओ और कैश का क्वेश्चन मार्क को स्टार बनाओ। Since growth rate is high, increasing it should be relatively easier. Business organization must aim to convert them into stars, and then stars will convert into cash cow when the market growth rate will reduce. ठीक है। अब जियो के केस में सर क्वेश्चन मार्क कौन सा है? जियो के केस में क्वेश्चन मार्क वाला प्रोडक्ट है उनका जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रोथ रेट अच्छा पकड़ रही है, बट जियो का पर्सनली शेयर उसमें बहुत कम है, दैट्स व्हाई इट विल कम इनटू अ क्वेश्चन मार्क कैटेगरी। आप देख सकते हो जियो इस बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर रहा है बिकॉज दे वांट टू टर्न दिस बिजनेस इनटू देयर स्टार प्रोडक्ट। ठीक है। अभी हम आते हैं लास्ट कैटेगरी के ऊपर, जिसमें मार्केट ग्रोथ रेट भी नहीं है, मे बी वो मैच्योरिटी स्टेज में है अभी, और आपका मार्केट शेयर भी उसमें बहुत कम है। इसको हम कहेंगे डॉग, बिकॉज ये इंडस्ट्री ग्रोथ भी कम है इस इंडस्ट्री में, और आपका पर्टिकुलर शेयर भी बहुत कम है इस इंडस्ट्री में। सो लो ग्रोथ, लो शेयर बिजनेस एंड प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज डॉग, मे जनरेट इनफ कैश टू मेंटेन देमसेल्फ बट डू नॉट हैव मच फ्यूचर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रोथ रेट कम हो गई है, मैच्योरिटी के बाद डिक्लाइन आने वाला है, और आपका इसमें इतना शेयर नहीं है। मतलब आप जितना भी प्रॉफिट कमा रहे हो ना, वो बस आपके बिजनेस के लिए ठीक है, आप वो प्रॉफिट से कुछ दूसरा चालू नहीं कर सकते, वो प्रॉफिट से बस आप खुद का धंधा उतना जितना नॉर्मल है उतना ही रन कर सकते हो। तो समटाइम्स मे नीड कैश टू सर्वाइव, या ऐसे बिजनेसेस भी हो सकते हैं अगर आप कैश भी जनरेट नहीं कर पा रहे हो अच्छी तरीके से, देन यू ऑल्सो नीड सम कैश टू सर्वाइव। एंड डॉग्स शुड बी मिनिमाइज्ड बाय डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन। ऐसे बिजनेसेस में ग्रोथ नहीं है, इसको चाहिए तो बेच दो या बंद कर दो। ठीक है। तो ये थे 4 कैटेगरी। अरे सर रिलायंस का तो बताओ। रिलायंस का ऐसा है, विमल का, उनका सबसे पहला टेक्सटाइल वाला बिजनेस था ना, ओनली विमल। विमल मतलब ये वाला नहीं, विमल मतलब कपड़े वाला बिजनेस है ये, तो बोलेंगे हाँ वो वाला नहीं। विमल उनका टेक्सटाइल का बिजनेस था जहाँ पे मार्केट शेयर बहुत कम है, और टेक्सटाइल इन पर्टिकुलरली अभी जो ग्रोथ रेट है ना वो लो है। मतलब ऐसा नहीं कि पहला एकदम ग्रोथ बूमिंग फेज पे, जो ग्रोथ रेट है वो धीरे है, स्लो है, और उनका पर्टिकुलर मार्केट शेयर भी कम है। दैट्स व्हाई विमल बिजनेस विल कम इनटू डॉग कैटेगरी। सो ये हमने 4 कैटेगरीज देखे। अगर आपका शेयर ज्यादा है, ग्रोथ है, देन स्टार। शेयर ज्यादा है, ग्रोथ कम है, कैश काउ। ग्रोथ ज्यादा है, शेयर कम है, क्वेश्चन मार्क। दोनों भी कम है, देन इट विल बी अ डॉग। सो बीसीजी मैट्रिक्स पोस्ट आइडेंटिफिकेशन स्ट्रेटेजीज को अभी समझते हैं। बीसीजी बोलता है कि पहले ना तुम तुम्हारे बिजनेस यूनिट्स को, पहले तुम्हारे प्रोडक्ट्स को ऐसे कैटेगरी में क्लासिफाई कर दो, और एक बार क्लासिफाई करने के बाद इन 4 में से कौन सी भी स्ट्रेटेजी तुम यूज कर सकते हो। फर्स्ट स्ट्रेटेजी इज बिल्ड। बिल्ड कहता है कि तुम इसमें मार्केट शेयर अपना बढ़ाओ, ज्यादा इन्वेस्ट करो, मार्केट शेयर बढ़ाओ। ये बिल्ड स्ट्रेटेजी तुम लगा सकते हो स्टार्स में और क्वेश्चन मार्क में, बिकॉज इनमें मार्केट ग्रोथ रेट इनका ज्यादा है या भी ग्रोइंग फेज में, तो तुम ज्यादा पैसे लगाओ अपना मार्केट शेयर बनाने के लिए। सो बिल्ड स्ट्रेटेजी विल बी यूटिलाइज्ड फॉर स्टार और क्वेश्चन मार्क। देन सेकंड इज होल्ड। होल्ड मतलब जो अपना करंट मार्केट शेयर है ना उसको होल्ड करो, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी लगाओ। ये होल्ड स्ट्रेटेजी तुम लगा सकते हो कैश काउ के लिए, नहीं तो डॉग्स के लिए, बिकॉज इसमें मार्केट ग्रोथ रेट है ना वो कम है। देन हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मतलब मैक्सिमाइज शॉर्ट टर्म कैश फ्लोज, इग्नोर द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। जो तुम डॉग्स में कर रहे हो, डॉग्स में क्या कर रहे हो, जितना तुम्हें कैश फ्लो आ रहा है बस उतना ले रहे हो, जो बिजनेस है वही कर रहे हो, बिकॉज वैसे भी तो तुम्हारे पास कैश भी नहीं है, बट तुम उस पर ही ध्यान दे रहे हो, कुछ आगे ग्रोथ पे नहीं ध्यान दे रहे हो। एंड द फोर्थ वन इज डाइवेस्ट। सेल और शट डाउन द यूनिट और टू यूज द रिसोर्सेज एल्सवेयर। यार ये बिजनेस है ना, बंद करके जो भी कैश आ रहा है उसको लो और बाकियों के बिजनेस में लगाओ, बाकी बिजनेस में लगाओ, और वो कैश को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करो। ठीक है। तो ये 4 स्ट्रेटेजी रहते हैं बीसीजी में। अभी हम समझते हैं लिमिटेशंस ऑफ बीसीजी मैट्रिक्स। द वेरी फर्स्ट लिमिटेशन इज दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली प्रोसेस, मे बी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली टू अप्लाई। द सेकंड वन इज सब्जेक्टिविटी। यहाँ पे हम मार्केट ग्रोथ रेट को कंसिडर कर रहे हैं, मार्केट शेयर को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट ग्रोथ रेट के लिए हमें बाकी के रिपोर्ट्स मिल जाएंगे, बट हमारा मार्केट शेयर कितना है वो प्रॉपरली समझने के लिए तुम्हें एस्टिमेशन करना पड़ेगा, तुम्हें सब्जेक्टिव लेना पड़ेगा। तो दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव कंसेप्ट, एक के लिए ज्यादा रहेगा, एक के लिए कम होगा। सो एंड डिफाइनिंग एसबीओज एंड मेजरिंग द मार्केट शेयर और ग्रोथ कैन बी डिफिकल्ट। फोकस ऑन प्रेजेंट। यहाँ पे आप देखोगे ना तो सारी चीजें करंट पे ही फोकस किया। मतलब यहाँ पे हम मार्केट ग्रोथ रेट जो ले रहे हैं, रिलेटिव मार्केट शेयर जो ले रहे हैं, ये अभी का ले रहे हैं, फ्यूचर का कुछ कंसिडर नहीं कर रहे।
It focuses only on current status, offering limited guidance for future strategy. And the fourth one is over emphasize on growth. यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा emphasize दे दिया है बस growth पे, market attractiveness को समझने के लिए बस आपने growth factor लिया है। और ऐसा भी होगा कि एक ही साल में आपको ग्रोथ होगा, अगले साल में ग्रोथ नहीं आ रहा होगा, और ये ग्रोथ देख के आपने इन्वेस्ट कर दिया, देन इट विल बी अ प्री मैच्योर इन्वेस्टमेंट, may lead to risky expansion और premature divestment of established business. तो ये चार लिमिटेशंस को अच्छी तरीके से समझो, बीसीजी को अच्छी तरीके से पढ़ लो, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. चलिए पढ़ लिया, अभी आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर. सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्टार्टअप्स रेयरली एम फॉर स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी. ओके, while agreeing with this statement or otherwise, support your point of view by briefly stating as to when the stability strategy is meaningful. State the major reasons for considering stability strategy. मतलब आप देख सकते हो एक छोटे से क्वेश्चन में उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे. सबसे पहला एक स्टेटमेंट दिया, आप उसके साथ एग्री करते हो या नहीं वो बताओ. फिर उन्होंने कहा कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी कब मीनिंगफुल रहती है, मतलब हमको सिचुएशंस बता दें. और फिर उन्होंने कहा स्टेट द मेजर रीजंस फॉर कंसिडरिंग स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी. तो आपको सबसे पहले लिखना है दैट आई एग्री विथ योर स्टेटमेंट. स्टार्टअप्स रेयरली एम फॉर स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी बिकॉज स्टार्टअप्स को ग्रोथ चाहिए रहती है, और स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी वो कंपनीज फॉलो करते हैं जो अभी मैच्योर स्टेज में रहते हैं, जिनको ग्रोथ नहीं चाहिए रहती. तो पहले आप ये सेंटेंस कोट करो, दैट आई एग्री विद द स्टेटमेंट, फिर उसका रीजन कोट करो, और फिर स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी किनको एप्लीकेबल है, फिर कौन से सिचुएशंस में हम लगाते हैं, जो हमने एक छोटा सा ब्रैकेट पढ़ा था कि सिचुएशंस इन विच स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी फॉलोड, उसके जो पॉइंट्स लिखो, और फिर मेजर रीजंस लिखो. मेजर रीजंस कैसे होते हैं, ई काम जैसे होते हैं. कैसे होते हैं, ई काम जैसे. ई मतलब एक्सपांशन सीम्स टू बी रिस्की, सी मतलब कंफर्ट विद द स्टेटस को, ए मतलब आफ्टर रैपिड एक्सपांशन, एल मतलब लेस डायनामिक एनवायरनमेंट, और एम मतलब मैच्योरिटी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है. Now, Gautam and Siddhartha are two brothers, are the owners of cloth manufacturing unit located in Faridabad. Okay, they are doing well and have substantial surplus funds available within the business. They have different approaches regarding corporate strategy to be followed to be more competitive and profitable in future. Corporate strategy मतलब चार में से कौन सा तो एक होगा. Gautam is interested in acquiring another industrial unit located in Faridabad manufacturing stationery items. उनका काम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का. वो सोच रहे हैं कि और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करे जो स्टेशनरी बनाता है, such as permanent markers, notebooks, pencils, pencil sharpeners, envelopes and other office supplies. On the other hand, Siddhartha desires to start another unit to produce ready-made garments. यहाँ पे देख सकते हो दोनों के अप्रोचेस बहुत अलग अलग है. Discuss the nature of strategic choice being suggested by two brothers with reference to the payoffs and the risk involved. यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला जो भाई है, जो गौतम है, उसकी स्ट्रेटेजिक चॉइस है ना कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन की है, बिकॉज वो अभी तो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है और वो सोच रहा है स्टेशनरी बिजनेस के मैन्युफैक्चरिंग में जाने के लिए. ये दोनों बिजनेस में कुछ टेक्नोलॉजी सिमिलर है क्या, मार्केट सिमिलर है क्या, प्रोसेसेस सिमिलर है क्या, मार्केटिंग कैपेबिलिटी सिमिलर है क्या, नहीं ना. तो फिर ये आएंगे कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन में. और कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन का फायदा ये है कि तुम्हारी रिस्क बाइफरकेट होती है, बट लिमिटेशन ये है कि तुम ऐसे बिजनेस में जा रहे हो जहाँ पे तुम्हारा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है. So Gautama wishes to diversify a business which is not related to the existing business will be called as conglomerate diversification. In conglomerate diversification, the new business or product are disjointed from the existing ones in every way. It is an unrelated diversification where there is no connection in the process, technology or function. और फिर जो दूसरा भाई है सिद्धार्था, वो चाहता है कि अनदर यूनिट चालू करे वेयर दे प्रोड्यूस रेडीमेड गारमेंट्स. तो ये ठीक है, ये उनका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो गया. वो क्लॉथ बनाते हैं, क्लॉथ बनाने के लिए जब रेडीमेड गारमेंट्स को ये एज ए रॉ मटेरियल बेच सकते हैं, वेयर द रेडीमेड गारमेंट्स क्या करेंगे, ये क्लॉथ से प्रॉपर गारमेंट्स बनाएंगे. So Siddhartha strategic choice is vertically integrated diversification where they are forward, where they are looking for forward integration.
In such diversification, the firm opts to engage in a business which is relating to the existing one, by which the firm remains vertically within the same process and moves forward or backward in the chain. Your firm does not jump outside the vertically linked product process chain. What are the risks involved in both of this diversification? Conglomerate में क्या है कि तुम्हारा रिस्क है कि तुम्हारा लिंकेज कुछ नहीं है, एंड वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन में क्या है, रिस्क ऑफ लैक ऑफ कंटिन्यूड फोकस ऑन ओरिजिनल बिजनेस. ऐसा भी हो सकता है कि तुमने दूसरा बिजनेस लिया तुम्हारे वैल्यू चेन में, उसको बिल्ड करने के चक्कर में तुम्हारा जो कोर बिजनेस था उस पर थोड़ा सा ध्यान तुम्हारा भटक रहा है. ये दो रिस्क है. आगे आता है अगले क्वेश्चन के ऊपर. ये तो कर लिया अपन ने, कर लिया. ये अभी पूछा था जनवरी 2025 में. क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छे तरीके से देखना. ठीक है. Organic Beverages has been manufacturing various soft drinks for over a decade. It has developed a sugar-free beverage to cater to the needs of specific customer by spending heavy on research and development for this product. In addition, a lot of money was spent on marketing branded as Say No to Sugar. मतलब वो heavy investment कर रहे हैं. And in obtaining license for it. In a span of 5 months, company has gained a major share in the market. मतलब मार्केट शेयर कंपनी का ज्यादा है फॉर दिस न्यू प्रोडक्ट एंड इट इज ग्रोइंग रैपिडली. मतलब ग्रोथ रेट भी अच्छा है, ग्रोथ रेट भी ज्यादा है और मार्केट शेयर भी कंपनी का ज्यादा है. ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखना. प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो बेटर. इन ऑर्डर टू टेक द एडवांटेज ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द एक्सपांशन, इट हैज टू मेक हैवी इन्वेस्टमेंट्स टू मेंटेन देयर पोजीशन in the current and new market. Classify Say No to Sugar product in the most related category in the 2-dimensional growth share matrix as per Boston Consultancy Group. मतलब BCG का आपको फायदा लेना है, और BCG में क्या रहता है, 2 पैरामीटर्स, एक रहता है मार्केट ग्रोथ और दूसरा रहता है मार्केट शेयर. Explain the strategies which can be pursued post identification and classification of product in such matrix. Also state the limitations of technique as one of the strategic options. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस बढ़ाए और एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस पूछे आपको. सबसे पहला कि यहाँ पे जो केस स्टडी में जो हमने आपको केस बताई है वहां पे आपका प्रोडक्ट कौन से कैटेगरी में फिट होता है, पहले वो बताओ. दूसरा आप पोस्ट आइडेंटिफिकेशन स्ट्रेटेजीज बताओ, और तीसरा आप लिमिटेशंस बताओ बीसीजी के क्या क्या रहता है. तो हम सबसे पहले बोलेंगे कि जो नया प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक बेवरेजेस का, ये स्टार कैटेगरी में आता है बिकॉज इसका हाई मार्केट शेयर भी उनका है और रैपिड ग्रोथ में है. तो ये सारी चीज़ें लिखोगे. फिर इसमें हेवी इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है, ये भी लिखोगे. फिर हम आएंगे स्ट्रेटेजीज पोस्ट आइडेंटिफिकेशन के ऊपर, जहाँ पे हमने 4 स्ट्रेटेजीज देखे थे आपको अगर याद होगा तो. द वेरी फर्स्ट वन इज बिल्ड स्ट्रेटेजी वेयर यू आर फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर. द सेकंड वन इज होल्ड स्ट्रेटेजी वेयर यू आर रिटेनिंग द करंट मार्केट शेयर. थर्ड वन इज हार्वेस्ट स्ट्रेटेजी व्हेन यू आर प्रायोरिटाइजिंग शॉर्ट टर्म कैश फ्लोज over long term ones. And the fourth one is divest strategy where you are selling or liquidating your business the product. और फिर लिमिटेशंस क्या रहते हैं 4. फर्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली, सब्जेक्टिविटी, फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड ओवर एम्फोसाइज ऑन ग्रोथ. तो ये सारे क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट है, एक बार आप देख लेना. ठीक है. तो यही से हमारा चैप्टर नंबर 4 खत्म होता है. दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 4. इफ यू आर लिविंग दीज वीडियोज, मेक श्योर यू आर शेयरिंग दीज वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स. टाटा, बाय बाय, सी यू.